बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। बांग्लादेश की हुकूमत कल चेंज हो गई और शेख वाजिद हसीना हुकूमत छोड़कर इंडिया भाग गई। उसके बाद की सिचुएशन हमने डिस्कस करनी है कि इस वक्त शेख वाजिद हसीना कहाँ पर हैं, हसीना वाजिद कहाँ पर हैं, और उसके बाद जो हुकूमत नई बनी है उसको भी अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। सिचुएशन आपके साथ डिस्कस करनी है। पहला ऑर्डर कौन सा हुआ, जनरल का, आर्मी चीफ का पहला वो कौन सा बयान था जो इस वक्त जिसको बड़ी पजीराई मिली। हुकूमत इस नहज पर किस तरह से पहुंची, वो रीजंस आपके साथ शेयर करनी है, उसका मुवाजना भी करना है। 3 हेलीकॉप्टर उड़ चुके हैं इस वक्त तक और श्रीलंका, बांग्लादेश और उसके बाद की सिचुएशन भी आपके साथ डिस्कस करनी है। पहले बात कर लेते हैं कि बात यहाँ तक पहुंची किस तरह से कि शेख हसीना वाजिद को 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया गया कि हुकूमत छोड़ो और निकलती बनो, और वो चली गई। वजह क्या थी? वजह वो 15 साल की वज़ीर आज़म थी। पिछले 15 साल की वज़ीर आज़म को 45 मिनट में चलता किया अवाम की ताकत ने। तो इससे नंबर 1 एक बात तो एक बात बिल्कुल वाज़ह होती है। आपको पता है कि कुछ माह पहले 2023 में अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाया गया और उस मर्जी के आर्मी चीफ ने भी हुकूमत नहीं बचाई। तो इसका यह मतलब है कि अवामी ताकत के सामने, जो कि असल रियासत होते हैं अवाम, उसके सामने कोई भी इस्टेब्लिशमेंट नहीं टिक पाती। बात वैसे जो इस वक्त मसला था, शुरू हुआ था एहतजाज, जिस मसला से शुरू हुआ था वो हुआ था सर्विस कोटा से। सर्विस कोटा बढ़ा दिया गया जिसके खिलाफ तलबा ने एहतजाज किया। उस एहतजाज को रोकने की कोशिश की गई ताकत के जोर पर। जब ताकत के जोर पर रोकने की कोशिश की गई, एक स्टूडेंट को गोली भी मार दी गई। सारी अवाम ने देखी पुलिस को गोलियां मारते हुए, जो सीने पर गोलियां खाता रहा। तहरीक ने जोर पकड़ा, सियासत इसमें एंटर होती गई और उसके बाद आखिरकार जो पूरे मुल्क में एक तहरीक चली, जुलूस निकले और उस तहरीक ने हुकूमत को अपनी लपेट में ले लिया। सुनने को यह भी मिल रहा है कि हुकूमत ने, मीन्स के वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने आर्मी चीफ को यह ऑर्डर दिया कि ये जो लोग निकले हैं इन पर ताकत का इस्तेमाल किया जाए, इनके साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जाए और इनको कंट्रोल किया जाए। तो आर्मी चीफ ने कहा कि ये हमारी अवाम है, मैं अपनी अवाम के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जबकि जो हक़ाइक़ इसके बारक्स हैं, पहले उसने किया था, ताकत का इस्तेमाल हुआ था तो ही तो स्टूडेंट्स को गोलियां मारी गई थी। लेकिन बात सिर्फ सर्विस कोटा नहीं थी, बात कुछ और थी। बुनियादी हकूक जब सल्ब हो जाते हैं, बुनियादी हकूक सल्ब हो जाते हैं। हामिद मीर साहब कहते हैं कि बात सिर्फ मुआशी तरक्की की नहीं होती, अवाम पाबंदियां कबूल नहीं करते। आजकल रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा तो अवाम रह सकती है, लेकिन इस शऊर के ज़माने में, डिजिटल ज़माने में, पढ़े लिखे ज़माने में 2024 में रहते हुए अवाम अपने बुनियादी हकूक से महरूम नहीं रह सकती और मज़ामत करती है। 2024 के जनवरी में इलेक्शन हुआ और इलेक्शन वैसा ही हुआ जैसा कि आजकल पाकिस्तान में शोर है। धांधली ज़्यादा इलेक्शन हुआ, जिससे पहले 7 फरवरी को एक कॉलम भी आया सुहेल वड़ाइच साहब का, जिसमें उन्होंने ये बताया कि ये अब तय हो चुका है कि बांग्लादेश मॉडल की हुकूमत बनाई जाएगी, मुख्तरा हुकूमत के साथ होगी, 10 साल हुकूमत चलाई जाएगी। ये उन्होंने ट्वीट किया। धांधली ज़्यादा इलेक्शन था। जमायत इस्लामी जो मुखालफ जमात थी उस पर मुकम्मल पाबंदी लगाई, सोशल मीडिया बंद किया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बंद की, लोगों को इंतहा पसंद करार दिया गया, कार्रवाइयाँ हुई, चुप करवाया गया, गिरफ्तारियां हुई, फांसियां हुई, अदालतों को मैनेज किया गया, 15 साल हुकूमत की गई। लेकिन उसके बावजूद भी, इन सारी चीज़ों के बावजूद भी अवाम जीत गई और अवाम ने वो कब्ज़ा छुड़वा लिया। अब देखें कि शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के लोगों का हीरो था। बांग्लादेश के लोग जो हैं शेख मुजीबुर रहमान को हीरो मानते हैं, और जब उसकी बेटी ने बाप की कमाई हुई इज्जत को अपने इक़्तिदार के लालच की हवस में गंवा दिया, तो लोगों ने फिर क्या किया?
लोगों ने शेख मुजीबुर रहमान का जो मुजस्मा बनाया हुआ था उसको भी तोड़ डाला। उन्होंने मतलब ये कि अगर कायद की बेटी भी अवाम की मंशा के खिलाफ जाती है, अवाम के बुनियादी हकूक सलब करती है, अवाम की आज़ादी को सलब करती है, इजहार राय को सलब करती है, तो जो अवाम है फिर कायद की बेटी क्या कायद को भी नहीं बख्शते। सूरत हाल यहाँ तक पहुंची बांग्लादेश में। अब एक और बेटी भी है, एक और बेटी, वो बेटी है बेनज़ीर। गो के 1971 में और 1970 का जो इलेक्शन हुआ था, जहां से बांग्लादेश के अलहदा होने की तहरीक चली थी, उसमें जो भुट्टो साहब थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो गलत समत पर खड़े थे, लेकिन उसकी बेटी ने, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने, अपनी जमहूरी सोच और जमहूरियत के लिए शहादत कबूल की, गोलियां भी खाईं और अपनी इज्जत बना गई। अब तीसरी बेटी है मरियम नवाज़। मरियम नवाज़ का वालिद हैं नवाज़ शरीफ। मैंने इन तीनों का इसलिए जिक्र किया कि तीनों को मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। मरियम नवाज़ का बाप है नवाज़ शरीफ। नवाज़ शरीफ ने इज्जत किस तरह से कमाई ये आपको पता है, और उस इज्जत का, उस जो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई उसका फ़ायदा उठाते हुए मरियम नवाज़ देखना है कि बेनज़ीर के रास्ते पर चल रही है या फिर शेख वाजिद हसीना के रास्ते पर चल रही है। ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। अब बात रही कि शेख वाजिद हसीना वाजिद वो इस वक्त कहाँ पे हैं, तो कल वो जब उसको 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया गया और वो हेलीकॉप्टर पर बैठकर फ़ौरन से उड़ गई, तो वो गई थी इंडिया में। इंडिया में जाने के बाद खबर यह है कि उसने लंदन में रब्ता किया था पॉलिटिकल असाइलम के लिए, लेकिन मना कर दिया गया है। कनाडा में भी रब्ता हुआ है। ये अफवाहें आ रही हैं और किसी मुल्क ने अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अभी तक वो इंडिया में है और सुना ये जा रहा है कि वो इंडिया में ही रहेंगी। दूसरी तरफ आर्मी चीफ ने एक ऐलान किया था। ऐलान ये किया था कि हम सदर के साथ मिलकर अबूरी हुकूमत बनाएंगे। ये मॉडर्न मार्शल है, इसको कह सकते हैं। उन्होंने कहा जी हम सारे इंतजाम करेंगे, अपनी अवाम की बात सुनेंगे और अबूरी हुकूमत बनाएंगे सदर के साथ मिलकर। अवाम ने सदर की हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया है, सदर की बनाई हुई अबूरी हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया है और कहा है कि हुकूमत हमारी मर्जी की आएगी फिर हम एक्सेप्ट करेंगे। अभी तक सीज़ फायर नहीं हुआ बांग्लादेश में, ये भी मैं आपको बताता चलो, हालात कशीदा ही हैं। सदर की तरफ से बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत जो भी अब इस वक्त सेटअप चल रहा है, उसमें सदर की ऑर्डर पर जो अपोजिशन की लीडर है खालिदा जिया, जो साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, जो पिछले 6 साल से जेल में थी, उनको रिहा कर दिया गया है और रिहाई के बाद अब सिचुएशन कुछ चेंज हो गई है। आपको याद होगा, पिछली कुछ शॉर्ट सी हिस्ट्री को डिस्कस करें तो सब 3 एशिया में से 3 हेलीकॉप्टर इस वक्त तक उड़ चुके हैं। पहला हेलीकॉप्टर उड़ा था अफगानिस्तान में अशरफ गनी का, जब तालिबान और अशरफ गनी के ग्रुप्स में जंग जारी थी, झड़पें जारी थी। अशरफ गनी को भागना पड़ा था और तालिबान ने कंट्रोल संभाल लिया था अफगानिस्तान का। और अशरफ गनी किसका पिट्ठू था ये आप सारे लोग ही जानते हैं, और वो कहाँ पर गया ये भी आप सारे लोग जानते हैं। दूसरा हेलीकॉप्टर उड़ा था श्रीलंका में, छोटा सा मुल्क श्रीलंका, उसका वज़ीर आज़म राजा पाकसा या सदर जो भी था वो भी उड़ गया था हेलीकॉप्टर बैठकर। अवाम ने वज़ीर आज़म हाउस, सदर हाउस और पार्लियामेंट हाउस पर कब्जा कर लिया था और उसके बाद आपने देखा कि 2-2.5 साल के अंदर अंदर श्रीलंका की जो सिचुएशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है, वो एकदम से चेंज हो गई है। अब वहाँ पर जो महंगाई है, महंगाई की रेशो है पाकिस्तान से कम है, उनकी जो करेंसी है पाकिस्तान से तगड़ी है इस वक्त श्रीलंका की। तीसरे नंबर पर आ गया है बांग्लादेश। बांग्लादेश में पिछला 15 साल की जो वज़ीर आज़म थी उसको हेलीकॉप्टर पर बैठकर भागना पड़ा है और जो वहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ा है वो गया है इंडिया में। अब चौथा हेलीकॉप्टर कहाँ से उड़ता है ये तो कुछ वक्त से पहले नहीं कहा जा सकता, वक्त बताएगा। वक्त बहुत करीब आ चुका है
अवाम जो है उसके सामने कोई इस्टेब्लिशमेंट, कोई ताकत, कोई गोली, कोई लाठी नहीं चलती, क्योंकि कोई भी जो इस्टेब्लिशमेंट होती है, कोई भी आर्मी होती है, कोई भी ताकत होती है, कोई भी रियासत होती है, अपनी अवाम के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकती। हाँ, वक्ती तौर पर तो किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा देर तक ये नहीं चल सकती। अब तक की ये सूरत हाल थी। तो कमेंट्स में आपने ये ज़रूर बताना है कि इस वीडियो में आपको कौन सी बात पसंद आई है और आपने उसका क्या जवाब दिया है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।